Hello everyone, welcome to your journey to become financially unbreakable। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ पे आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ आईपीओ? आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी के लिए फ़ंड रेज करते हैं तब वे आईपीओ को इशू करते हैं। आईपीओ का पर्पस कुछ भी हो सकता है, जैसे बिजनेस को एक्सपेंड करना, वर्किंग कैपिटल के लिए मनी कलेक्ट करना, लोन्स को रीपे करना। कंपनी फंड्स को बैंक के थ्रू लोन देकर भी रेज कर सकती हैं, बट इसमें कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि फ़ायदे का सौदा नहीं है। कंपनी पहले प्रमोटर्स, फैमिली, रिलेटिव्स, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू फंड कलेक्ट करती हैं, लेकिन ये सभी इन्वेस्टर्स आखिर कितना पैसा देंगे? कंपनी को अगर नीड बहुत ज़्यादा है तब कंपनी आईपीओ इशू करती है, जिसके लिए कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना पड़ता है। जब पहली बार कोई कंपनी शेयर ऑफर करती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं, और जब दूसरी बार शेयर ऑफर करती है तब उसे फॉलो अप या फर्दर पब्लिक ऑफर कहते हैं। ये इनिशियल पब्लिक ऑफर में पब्लिक वर्ड यूज़ करने का मतलब यही है कि अब कंपनी में पब्लिक का पैसा लगेगा। पब्लिक को ऑफर दिया गया है। जब आईपीओ इशू किया जाएगा तभी कंपनी को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को टैप कर सकती है, जैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर या पेंशन फंड। इस फंड का इस्तेमाल कंपनी अपने एक्सपेंशन, पास्ट डेब्ट को भरने, लायबिलिटी को पूरा करने और प्रीवियस इन्वेस्टर से एग्जिट लेने के लिए भी कर सकती है। अब इस आईपीओ प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। आईपीओ इशू करने में कम से कम 4 स्टेप्स लगते हैं। स्टेप 1 है हायर इन्वेस्टमेंट बैंक। सबसे पहले कंपनी को एक इन्वेस्टमेंट बैंक हायर करना होगा। स्टेप 2 है ड्यू डिलिजेंस एंड फिलिंग्स। इन्वेस्टमेंट बैंक हायर करने के बाद जो भी उनके पेपर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, फाइलिंग्स जो भी रहता है, उसका काम शुरू होता है। स्टेप नंबर 3 है प्राइसिंग। प्राइसिंग में जो उनके स्टॉक्स हैं उनकी प्राइसिंग की जाती है। स्टेप 4 होता है डिस्ट्रीब्यूशन। सारा काम होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टार्ट होता है। इन चारों स्टेप्स को कंप्लीट होने के बाद हमारी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है। अब चलिए इन चारों स्टेप्स को अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला स्टेप है हायर इन्वेस्टमेंट बैंक। कंपनी पहले एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करेगी और उसमें ये देखेगी कि उनका रेपुटेशन कैसा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उनकी रिसर्च कैसी है, क्वालिटी ऑफ रिसर्च कैसी है, वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो कंपनी का, आईपीओ से वो फंड रेज कर पाएंगे कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टाइज उनका कैसा है, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से कितनी अच्छी मार्केटिंग ये लोग कर लेंगे, उनका प्रायर रिलेशनशिप कैसा है, उनका पिछले जो इन्वेस्टमेंट बैंक है उनसे कैसा उनका रिलेशनशिप रहा है, वो लोग कंपनी के लिए फंड रेज कर पाएंगे कि भी नहीं। जब कंपनी ये सब देख लेती है तो उस इन्वेस्टमेंट बैंक को वो कंपनी हायर कर लेती है। अब मान लीजिए उस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर कर लिया। अब आता है स्टेप 2 ड्यू डिलिजेंस एंड फाइलिंग। ड्यू डिलिजेंस एंड फाइलिंग में जो इन्वेस्टमेंट बैंक होगा हायर होने के बाद जितनी भी लीगल प्रोसेसेस रहेंगी कंपनी की वो उन्हें पूरा करेगा। अब ये जो लीगल प्रोसेसेस रहेंगी इनके भी कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है अंडर राइटिंग। स्टेप 2 है रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। स्टेप 3 है कंप्लायंसेस एंड फाइलिंग। इसमें जो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर आपने सुना होगा जब भी आप आईपीओ के बारे में पढ़ते होंगे या फिर जानकारी लेना चाहते होंगे। अंडर राइटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो पहले चलिए हम बता देते हैं आपको रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के बारे में, जिसके बारे में आप लोग ज़्यादातर सुनते हैं। ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल लिखी जाती हैं, जैसे कि बिजनेस और प्रमोटर्स की डिटेल, कम्पिटिटिव एडवांटेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, फ्यूचर बिजनेस प्लान, रिस्क, क्या कंपनी के रिस्क हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, पहले का जो भी फाइनेंशियल डेटा रहेगा, क्या ग्रोथ हो सकती है। एक लोगों के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को बनाया जाता है। इसमें कंपनी की सारी डिटेल्स रहती हैं और कि कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा तभी लगाएगा जब कंपनी के पास उन कंपनी की जो भी डिटेल्स रहेंगी उस पर्सन के पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, वरना कोई अपना पैसा उस कंपनी पे क्यों लगाएगा। इसलिए रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं। जो थर्ड स्टेप था वो था कंप्लायंसेस एंड फाइलिंग। कंप्लायंसेस एंड फाइलिंग में जो भी सेबी, एनएसई, बीएसई,
जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, जो भी पेपर वर्क रहता है, सिक्योरिटीज़ का, कॉन्ट्रैक्ट्स का, रेगुलेशन एक्ट रहते हैं, कंपनीज़ एक्ट रहते हैं, उन सारे रेगुलेशन और कंपनीज़ एक्ट को जो इन्वेस्टमेंट बैंक रहता है उस कंपनी के थ्रू जो भी उसकी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जो भी पेपर वर्क रहता है इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस का, उसको ये पूरा करती है। चलिए अब आते हैं स्टेप 1 पे, जो कि था अंडर राइटिंग। ये थोड़ा सा लंबा था ये, लेकिन फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अंडर राइटिंग में भी 3 स्टेप आते हैं। पहला है फर्म कमिटमेंट। फर्म कमिटमेंट में ये रहता है कि कंपनी आपसे कहेगी, फर्म कमिटमेंट में जो इन्वेस्टमेंट बैंक रहेगा वो ये कहेगा, मान लीजिए कंपनी ने कहा मुझे 1000 करोड़ के फंड रेज करने हैं, तो वो बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक ये कहेगा हम आपको 1000 करोड़ का फंड रेज करके देंगे। उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो हमारा रहेगा, और 1000 करोड़ तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर मान लीजिए घाटा होता है, कोई नुकसान होता है, तो भी उस 1000 करोड़ में जो भी कमी रहेगी वो हम भरेंगे। यानी कि फर्म कमिटमेंट में जो इन्वेस्टमेंट बैंक रहेगा वो खुद ही अपने आप को एज अ सेलर यूज़ करेगा और अपने दम पे ही काम करेगा। गेन होगा वो इन्वेस्टमेंट बैंक का होगा, अगर लॉस होगा तो उसे भी इन्वेस्टमेंट बैंक ही भरेगा। दूसरा है बेस्ट एफर्ट्स कमिटमेंट। बेस्ट एफर्ट्स कमिटमेंट में जो इन्वेस्टमेंट बैंक रहेगा पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि वही इशू प्राइस बताएगा, वही वैल्यूएशन करेंगे और वही लोग प्राइसिंग करेंगे, और इन्वेस्टमेंट बैंक ही डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगा। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन का रिस्पॉन्स रहेगा उसकी उनकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। थर्ड आता है सिंडिकेट अंडर राइटिंग। सिंडिकेट अंडर राइटिंग में क्या होता है कि अगर आपका आईपीओ बड़ा है, यानी कि आपको 10,000 करोड़ या फिर 15,000 करोड़ रेज़ करने हैं, उससे ज़्यादा कुछ रेज़ करना है, तो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट बैंक इन सब चीज़ों को हैंडल ना कर सके, एक अकेला इन्वेस्टमेंट बैंक हैंडल ना कर सके, तब इसका एक सिंडिकेट बनता है। यानी मल्टीपल बैंक्स मिल करके उस आईपीओ को बनाने के लिए, इस आईपीओ को रेस करने के लिए, फंड रेस करने के लिए आते हैं। मल्टीपल बैंक्स रहेंगे तो उनका एक लीड बैंक होगा, मल्टीपल बैंक रहेंगे तो मल्टीपल मैनेजर रहेंगे, उन सबका एक लीड मैनेजर रहेगा। मैनेजर को हायर करेंगे वो सारे बैंक्स, और उसके बाद जो भी अलग अलग पोर्शन रहेगा उसको वो एलोकेट करेंगे। यानी कि 1000 फंड अलग अलग बैंक्स को, अलग अलग मैनेजर्स को दिया जाएगा रेस करने के लिए। तो जो मेन बुक रनर होगा, मेन बुक मैनेजर होगा, उसको हम लीड मैनेजर कहेंगे, और बाकी जो सारे पार्टिसिपेंट मैनेजर कहे जाएंगे आईपीओ के अंदर। चलिए आते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 है प्राइसिंग। प्राइसिंग में होती है कंपनी की वैल्यूएशन, कि कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी कितने की है, पूरी नेटवर्थ क्या है उस कंपनी की। अगर मान लीजिए उस कंपनी की नेटवर्थ है, मतलब कि इस कंपनी की वैल्यूएशन है 10,000 करोड़ की, तो उसमें से जो इन्वेस्टमेंट बैंक रहेगा वो कहेगा कि हम उसमें से 20% का ही हम आईपीओ इशू करेंगे, आईपीओ बनाएंगे, यानी केवल 2,000 करोड़ के ही हम फंड रेस करवाएंगे, और 80% प्रमोटर और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास रह जाएंगे। अब इसमें प्राइसिंग में जब वैल्यूएशन हो जाएगी कंपनी के, तब आता है इशू साइज़। इशू साइज़ में होता है कि मतलब कितने का फ़ंड पब्लिक से रेस कराना है। तो बताया था उन्होंने क्या, जैसे 20% का हम करवाएंगे वैल्यूएशन। पहले स्टेप में वैल्यूएशन कर दिया उन्होंने कंपनी का, दूसरे स्टेप में जो वैल्यूएशन है 2,000 करोड़, उसको उन्होंने पब्लिक से रेस कराने के लिए एक टारगेट बना दिया। फिर उसके बाद आता है इशू प्राइस। इशू प्राइस उन्होंने पर शेयर कितने रुपए का रखा है। ऐसे 2,000 करोड़ का तो उनको फंड रेस करना है। अब मान लीजिए उन्होंने 2,000 करोड़, यानी कि उन्होंने पर शेयर कर दिया 200 रुपये का। इशू प्राइस में वो हर एक शेयर की प्राइस तय करते हैं। फिर आता है नंबर ऑफ़ शेयर्स टू बी इशूड, की मतलब कितने शेयर्स को वो इशू करेंगे। अब 2,000 करोड़ तो उनको रेस करना है, लेकिन उन्हें शेयर कितने इशू करने हैं। उन्होंने मान लीजिए शेयर इशू करने के लिए सोचा कि हम 10 करोड़ के शेयर को हम इशू करेंगे। फिर आता है लॉट साइज़। लॉट साइज़ होता है मिनिमम साइज़। आप हमेशा सोचते होंगे ये लॉट साइज़ क्या होता है। लॉट साइज़ होता है मिनिमम साइज़। मतलब ये नहीं कि आप सोचेंगे किसी कंपनी का हम 1 शेयर या फिर 2 शेयर ले लें। वो कंपनी डिसाइड करती है कि आप मिनिमम कितने शेयर ले सकते हैं। कम से कम आपको
मिनिमम शेयर्स उस कंपनी के बाय करने रहेंगे। अगर कंपनी ने बता दिया कि मुझे 50 शेयर्स कम से कम मिनिमम हमारे शेयर्स हैं आपको ख़रीदने होंगे, तो आप उसके मल्टीपल्स में ही शेयर्स को ले सकते हैं या फिर 50 शेयर्स ही मिनिमम ले सकते हैं। जी आपने 50 शेयर लिए तो 200 रुपये पर शेयर था, तो उस हिसाब से आपने अपने 10,000 रुपये लगा दिए। फिर आता है फ़िक्स्ड प्राइस इशू। फ़िक्स्ड प्राइस इशू में जैसे कि 200 रुपये का इशू प्राइस करना है तो करना है, मतलब उन्होंने एक फ़िक्स्ड प्राइस बता दिया कि कम से कम आपका इशू प्राइस 200 है तो 200 है, उससे नीचे नहीं जा सकता। बुक बिल्डिंग इशू में आता है प्राइस बैंड आपका 180 से मान लीजिए 200, उन्होंने एक प्राइस बैंड बना दिया कि मतलब जो भी सारी बिट कलेक्ट होने के बाद प्राइस बैंड के अंदर ही काम होगा। प्राइस बैंड में आता है फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस। फ्लोर प्राइस लोअर होता है और कैप प्राइस हायर होता है, यानी कि 180 हो गया फ्लोर प्राइस, कैप प्राइस हो गया 200। मतलब जो भी प्राइस रहेगा इनके बीच में होगा, और इनके बीच में कम से कम फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस के बीच में कम से कम 20% का ही डिफरेंस होना चाहिए। आप ध्यान देंगे 180 और 200 के बीच में 20% का ही डिफरेंस है, यानी कि जो प्राइस बैंड होगा उस शेयर का, जो भी बिड होगी, जो बिड की जाएगी, उसका जो प्राइस रहेगा वो मिनिमम कितना होगा। मतलब ये जो शेयर है जो 200 रुपये का उन्होंने फिक्स्ड इशू प्राइस रखा है, इसी की बिडिंग हो रही है। चलिए आते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए किसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर किया, तो वो लोग अब मिल के डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तीनों स्टेप्स को पूरा होने के बाद। अब हमें अपने इशू को, अपने आईपीओ को मार्केट करना है, यानी कि अपने इशू को बेचना है। अब मार्केट करना है अब उसके लिए हमें कौन कौन चाहिए? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर चाहिए और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर चाहिए, और थर्ड है रिटेल इन्वेस्टर। जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हैं वो हो गए जैसे कि पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, इसमें ये सब आते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए। उसके बाद आएगा एप्लीकेशन प्रोसेस। जब ये सारा काम हो जाएगा तब आएगा एप्लीकेशन। कैसे? जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फ्यूचर ग्रोथ कैसे होती है? फ्यूचर ग्रोथ होगी हमारी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर के थ्रू। फ्यूचर ग्रोथ इन्हीं तीनों की वजह से होगी, तभी एप्लीकेशन आपकी जो है उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो हर किसी को शेयर नहीं मिलता है। मान लीजिए कि जैसे अभी ज़ोमैटो के ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक को शेयर मिल जाए, उन सब में से किसी एक को ही शेयर मिलेगा। जो शेयर का अलॉटमेंट होता है वो कैसे होता है? जैसे मान लीजिए एक तरफ है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, एक तरफ है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर, एक तरफ है रिटेल इन्वेस्टर्स, तो इन सब का एक कोटा डिसाइड होता है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को 50% का शेयर अलॉटमेंट होगा, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर को 15% का शेयर अलॉटमेंट होगा, रिटेल इन्वेस्टर्स को 35% का शेयर अलॉटमेंट होगा। और इन सब के बाद आते हैं हम स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने, यानी कि अब हमारा आईपीओ बनने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी जो कंपनी है, हमारा जो प्रोसेस है, शेयर है, वो अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा। अब जो कंपनी जो है अब एनएसई और बीएसई पर लिस्ट हो जाएगी। जब लिस्ट हो जाएगी तो फिर बिडिंग आएगी, ऑफ़र आएगा, जो कि कम से कम 3 से 5 दिन के लिए बिडिंग खुली रहेगी, जिसे आप यूपीआई से और एएसबीआई एप्लीकेशन से ख़रीद सकते हैं, जो कि सेबी के द्वारा अलाउ किया गया है। एएसबीआई को हम कहते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, मतलब कि अकाउंट के अंदर एक अमाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर शेयर अलॉट होगा तो ही अकाउंट से पैसा कटेगा, जब तक अकाउंट में पैसों का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इसे कहते हैं एएसबीआई, यानी कि आपका पैसा यूं ही नहीं कटेगा। अगर शेयर आपको मिलता है तभी आपका पैसा कटेगा, वरना नहीं। और यूपीआई में तो आपका कट ही जाएगा पैसा। लेकिन अब यूपीआई भी इजी है, कुछ टफ नहीं है। अब हम डायरेक्टली भी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, यूपीआई के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। भीम यूपीआई के थ्रू भी हम इस तरीके का पेमेंट कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट से 3 दिन के अंदर ही ये जो स्टॉक्स होते हैं वो लिस्ट होते हैं। मान लीजिए क्लोजिंग अगर आज से 3 दिन बाद है, तो 3 दिन के अंदर ही स्टॉक को इशू किया जाएगा। और पहले 6 दिन अलाउ किया था सेबी ने स्टॉक्स को लेने के लिए, लेकिन अब सेबी ने उसको घटाकर 3 दिन कर दिया है। इससे इशूअर को ये फ़ायदा होगा कि वो कैपिटल पे जल्दी एक्सेस कर लेगा, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट बैंक रहेगा उसको
3 दिन करने से इशूअर को ये फ़ायदा होता है, उसे जल्दी कैपिटल मिल जाता है, कंपनी को जल्दी लिक्विडिटी मिल जाती है। ऐसे ही और सारे वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, और डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक को जा कर के देखें। वहाँ पे आपको ट्रेडिंग से जुड़ी हुई टेक्निक्स को और ट्रेडिंग को समझने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पे जा कर के लिंक को क्लिक करें। थैंक यू।